वो नेता, वो शख्सियत जो उत्तराखंड की राजनीति में बड़े दमखम के लिए जाने जाते हैं। आज तक अलग अलग 4 विधानसभाओं से चुनाव लड़ चुके हैं और हमेशा जीत ही हासिल की है। इन्हें जीत का जादूगर भी कहा जाता है। हरक सिंह रावत जी, आप पर हमें मौका मिले, लेकिन पार्टी सब कुछ देखने के बाद कि कौन सीट निकाल सकता है, किसका प्रभाव है, उन सब चीज़ों को देखने के बाद पार्टी निर्णय लेती है कि किसको लड़ाया जाए। हालांकि अभी बहुत जल्दी है, 1 साल का समय है अभी। मैंने पार्टी से एक बार निवेदन किया कि मेरा अगर आप मन बनाएं, विचार करें, हरिद्वार पार्लियामेंट पे एक बार मेरे नाम की पे विचार कर लें। विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, रोजगार की बात कर रहे हैं तो लाठियांबाजी जारी है। अरे अच्छा होता जिस अधिकारी ने सबसे पहले लाठियां चलाई, किसके आदेश पे लाठियां चली, नियत्ते लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात करने वाले बच्चों पर किसने लाठी भाजी, सबसे लड़ाई लड़ रहे हैं इस उत्तराखंड के जन समस्याओं को लेकर। कितनी बार मैं जेलों में रहा हूँ, कभी लोग कहते हैं भाई हरक सिंह तो जेल में रहा। अरे कोई चोरी करके जेल में रहा, कोई भ्रष्टाचार करके जेल में रहा, उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर। नमस्कार, समाचार इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदिल राव। आज खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वो शख्स, वो नेता, वो शख्सियत जो उत्तराखंड की राजनीति में बड़े दमखम के लिए जाने जाते हैं। आज तक अलग अलग 4 विधानसभाओं से चुनाव लड़ चुके हैं और हमेशा जीत ही हासिल की है। इन्हें जीत का जादूगर भी कहा जाता है। हरक सिंह रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार इंडिया में। हाँ, नमस्कार जी। सबसे पहला प्रश्न सर मेरा, आपने एक इच्छा जाहिर की कि आप हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि हरिद्वार लोकसभा ही क्यों, अन्य और 4 लोकसभाएं हैं? क्योंकि ऐसा है कि जब मैं विपक्ष का नेता था तब मैंने 2007 से 12 तक डोयला विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी दौरा किया था और उस समय डोयला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन उस समय पार्टी ने ये कह के कि भाई यशपाल आर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी तराई से सितारगंज से चुनाव लड़ना चाह रहे थे और मैं भी डोयला से लड़ना चाहता था। तो पार्टी ने कहा भाई एक व्यक्ति कम से कम पहाड़ से चुनाव लड़े, तो मुझे फिर रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ाया गया। इधर क्योंकि पौड़ी में मनीष खंडूर जी चुनाव लड़े लोकसभा का, टिहरी से भी उधर हरीश राव जी लड़े नैनीताल से, तो क्योंकि अमरीश जी हरिद्वार से चुनाव लड़े थे और अमरीश जी इस समय दुर्भाग्य से अब इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे लगा कि भाई जहाँ बुरे समय में पार्टी में जो लोग चुनाव लड़े हैं उनके खिलाफ पार्टी से निवेदन करना भी, कल पार्टी उनको लड़ाती नहीं लड़ाती ये तो पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन मेरा आत्मबल या मेरा मन नहीं कहा कि भाई मैं उन सीटों पर पार्टी से निवेदन करूं कि वहाँ पे विचार करना चाहिए मेरे नाम पर। और देखिए, क्योंकि ये तो पार्टी का निर्णय होता है, सब लोग इच्छा जाहिर करते हैं, सब लोग सोचते हैं कि हमें मौका मिले, लेकिन पार्टी सब कुछ देखने के बाद कि कौन सीट निकाल सकता है, किसका प्रभाव है, उन सब चीज़ों को देखने के बाद पार्टी निर्णय लेती है कि किसको लड़ाया जाए। हालांकि अभी बहुत जल्दी है, 1 साल का समय है अभी, 1 साल 1-2 महीने का समय है, लेकिन लोकसभा के दृष्टिकोण से ये समय भी कम है, क्योंकि अब जैसे 1-2 महीने के बाद 1 साल रह जाएगा तो सारी गतिविधियां 2024 को लेकर शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैंने पार्टी से एक बार निवेदन किया कि मेरा अगर आप मन बनाएं, विचार करें, तो हरिद्वार पार्लियामेंट पे एक बार मेरे नाम की पे विचार कर लें। अगर आपको लगता है कि मैं चुनाव निकाल सकता हूं, जीत सकता हूं, तो आप मौका दें।
और कोई और निकाल सकता है तो उसको मौका दें। तो ये पार्टी की लीडरशिप से बातचीत करने में मैं सोचता हूँ कोई हर्ज भी नहीं है। और ये बात अगर मैंने जो पार्टी के लोगों से या पदाधिकारियों से बातचीत की है, अगर वो बातचीत मैंने आपसे कह रहा हूँ तो मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई हर्ज है, क्योंकि मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई मैंने पार्टी से निवेदन किया है कि अगर आप लोकसभा चुनाव मुझे लड़ाने पर विचार कर रहे हैं तो एक बार हरिद्वार विचार कर सकते हैं, जब अंतिम निर्णय होगा, जो फैसला होगा। लेकिन कम से कम हम अगर आज विचार कर रहे हैं तो कम से कम जिस क्षेत्र से, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अचानक जब चुनाव के लिए 1-2 महीने रह जाएं और तब आप कहो कि नहीं ठीक है आप हरिद्वार से तैयारी करो, तो फिर समय भी नहीं रहेगा। फिर ऐसे ही होगा जैसे 2022 में अनुकृति को अचानक आपने टिकट दिया, और क्योंकि समय नहीं बचा था, नॉमिनेशन के दिन हम वहाँ गए तो उसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ। तो अभी हमको सारी चीज़ें संभालने के लिए, सब लोगों से बातचीत करने के लिए, हर समाज के लोगों से बातचीत करने के लिए समय है हमारे पास, क्योंकि 14 विधानसभा हैं और मैंने धीरे धीरे सभी विधानसभाओं में बातचीत करनी शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी पार्टी अगर इस पर विचार करती है तो ये निश्चित रूप से अच्छा समय होगा। 1 मिनट के लिए ब्रेक कर लेंगे। तो यानी कि आपने विधानसभाओं में भी बातचीत करनी शुरू कर दी, अब आपने जनता की भी राय निकाल ली है, और कहीं ना कहीं अगर आपकी बातों से जो मैं निकाल पा रहा हूँ तो आपको जनता की ओर से भी ये संदेश मिल चुका है कि आप हरिद्वार सीट निकाल सकते हैं। देखिए, जो मैंने जिस तरह का माहौल बन रहा है और प्रदेश के लेवल पर भी और पूरे देश के लेवल पर भी, तो जो कांग्रेस की बुरी स्थिति थी, कांग्रेस कमज़ोर स्थिति में थी, कहीं न कहीं पिछले विधानसभा चुनाव में जो हमको नुकसान हुआ, पार्लियामेंट में भी 2019 में कांग्रेस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन इसमें 2 कारणों से, राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण और जो भ्रष्टाचार को लेकर जो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पैदल यात्रा की, और उसके कारण जो एक माहौल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आत्मबल बढ़ा है, मनोबल बढ़ा है, उस सब का कारण है कि लोगों में एक कांग्रेस के प्रति सकारात्मक एक दृष्टिकोण पैदा हुआ है। अब वो सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे मतदान में तब्दील किया जाएगा, कैसे उसको जीत तक पहुंचाया जाएगा, ये बहुत हद तक प्रदेश के नेताओं पर और जो चुनाव लड़ रहे हैं स्थानीय लोग जो चुनाव लड़ेंगे, चाहे मेयर का हो, चाहे नगर पालिकाओं का हो, चाहे पार्लियामेंट का हो, काफ़ी हद तक उस समय प्रदेश के संगठन पर और जो चुनाव लड़ेंगे उन पर निर्भर करेगा। इसलिए जब मैं, क्योंकि हरिद्वार जो पार्लियामेंट क्षेत्र का मैंने पिछले 14 में 19 में जो मैंने आकलन किया है, उसमें हरिद्वार में जो 11 विधानसभा हैं और 11 में से लगभग 9 और 10 विधानसभा ऐसी हैं जहाँ कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में, केवल हरिद्वार एक सीट को छोड़ दिया जाए और रुड़की प्रॉपर सीट को छोड़ दिया जाए, और 3 विधानसभाएं जो देहरादून ज़िले की हैं, जिसमें धर्मपुर है, डोयला है और इसकेस है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे बढ़ जाती है। और भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों विधानसभाओं में, इन 3-4 विधानसभाओं में उसकी बढ़त को रोकना बहुत ज़रूरी है। और मुझको लगता है कि मैं कर्मचारी संगठन का बहुत लंबे समय तक संरक्षक रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक उनकी लड़ाई को लड़ता रहा हूँ। गढ़वाल विश्वविद्यालय के शिक्षक होने के नाते
जो हमारा यूथ है, छात्र है, जो कब कहीं ना कहीं अब आज सेवाओं में हैं, और उन सब लोगों ने ऋषिकेश, रुड़की, हरिद्वार देहात में, डोएला में, धर्मपुर विधानसभा में अपने घर बनाए हैं या वो अपना निवास करते हैं। तो इस कारण जो पहाड़ी मतदाता है, विशेष करके गढ़वाली मतदाता, इन विधानसभा क्षेत्रों में वो 60% है। डोएला विधानसभा में, धर्मपुर विधानसभा में 60% गढ़वाली मतदाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस मतदाता को मैं काफ़ी खींच सकता हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक वो मतदाता पे मुझे विश्वास है, या वो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे संबंध हैं। तो मुझे लगता है कि उस मतदाता को मैं अपील कर सकता हूँ, वो मतदाता मेरे नज़दीक आ सकता है और उसका फ़ायदा कांग्रेस को हो सकता है। तो इसलिए भी मुझे लग रहा है कि इन विधानसभा में, हरिद्वार में तो कांग्रेस का अपने आप में अच्छा प्रदर्शन है, अच्छा समर्थन है, और मेरे साथ भी बहुत लोग हरिद्वार में मैंने अब तक कभी हरिद्वार में चुनाव तो लड़ा नहीं। तो हरिद्वार में मैंने चाहे मैं 91 में पर्यटन मंत्री था, बहन मायावती जी के साथ था, या मैं तिवारी जी साथ राजस्व मंत्री था, या मैं कृषि मंत्री था, विपक्ष का नेता था, तो हरिद्वार में मैंने जो भी कोई समस्या लेकर आया, वन गुजरों की समस्या लेकर आया, कभी ठेली वालों की समस्या को लेकर आया, कोई रेवेन्यू विभाग मंत्री के रूप में कोई चकबंदी की समस्या को लेकर आया। तो पिछले 30-35 साल में मैंने हरिद्वार ज़िले के जो भी लोग मुझ पे आए, तो मैंने उनकी मदद की है, उनके साथ खड़ा रहा हूँ, उनके सुख दुख में, चाहे झबरड़ा के लोग हों, चाहे भगवानपुर के लोग हों, मेरे पास जो विभाग रहा उनकी, चाहे मैं श्रम विभाग था तो साइकिल वितरण से लेकर, सिलाई की मशीन से लेकर, कोविड के समय में राशन किट से लेकर, और वहाँ की महिलाओं को प्रशिक्षण से लेकर हर तरह में मदद करता रहा हूँ। तो इसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मुझे, अगर पार्टी मुझे विचार करती है तो उसका फ़ायदा भी मुझे लोकसभा चुनाव में मिलेगा। और क्योंकि बाकी पार्टी उस समय क्या निर्णय लेती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पार्टी ने विचार किया तो बहुत बेहतर स्थिति में हम लोकसभा चुनाव में होंगे। विधानसभा चुनाव को पूरे हुए लगभग पूरा 1 वर्ष हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और धाकड़ धामी जी से कहकर संबोधित किया जाता है हमारे मुख्यमंत्री जी को, पुष्कर सिंह धामी जी को। लगातार उनकी कार्यशैली सब लोग देख रहे हैं, आपके भी सामने है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से माहौल बिगड़ा हुआ है, जिस तरीके से छात्रों के साथ हुआ, छात्रों पर लाठी बरसी, उसके बाद वो अनशन पर बैठे, उनके अध्यक्ष को जेल भेजा गया, और अभी हाल ही में आपने भी शायद वो मामला सर देखा होगा कि हंसल वैली में किस तरीके से देहरादून की जो नगर निगम की टीम थी उन्होंने तोड़ फोड़ की और घर में घुसकर एक पार्षदों पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि आग भी लगाने की कोशिश की। 100 तरीके की चीज़ें हो रही हैं। आप इन सबको किस तरीके से देखते हैं? काफ़ी कुछ ऐसे मामले हो चुके हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी हो या फिर भर्ती घोटाले हों, जिस तरीके से सामने आए हैं। कैसे देखते हैं आप इस 1 साल की कार्यशैली को? देखिए, धामी को सौभाग्यशाली है कि उसको बहुत कम उम्र में, और दूसरी बार में विधायक थे, पिछली बार उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। ये उनका भाग्य था, क्योंकि ऐसा कोई पराक्रम या ऐसा कोई उनका बड़ा अनुभव तो था नहीं। वो कभी मंत्री भी नहीं रहे कि हम ये कहें कि भाई मंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम किया, इसलिए उनको मौका मिला। भाग्य के धनी थे कि उनको मुख्यमंत्री का मौका मिला। उम्र भी उनकी कम थी। जब कम उम्र में कोई पद आपको मिलता है तो उस व्यक्ति को बहुत संभल के चलने की आवश्यकता होती है, और उसको वो या तो लंबी लकीर खींच सकता है या हमेशा के लिए गुमनामी की स्थिति में पहुंच सकता है। पिछले समय के 6 महीने के जो कार्यकाल था, तो वो तो उस समय क्योंकि
कम समय था, मैं भी उस सरकार में मंत्री था, लेकिन ये 1 साल का समय किसी सरकार के लिए कम नहीं होता है। और एक जो मैसेज होना चाहिए था सरकार का, वो मैसेज पिछले 1 साल से सरकार का नहीं गया। जब आदरणीय सर्वोच्च चुनाव आयोग में गड़बड़ हुई तो धामी जी ने ये कहा, पुष्कर जी ने, कि अब किसी की हिम्मत नहीं होगी, मैं लोक सेवा को एग्ज़ाम दे रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं होगी। वहाँ भी क्या हुआ, अंदर का अनुभाग अधिकारी, उनका मंडल का अध्यक्ष धारीवाल, लोक सेवा आयोग में पेपर लीक, पटवारी भर्ती में पेपर लीक के मामले में उनके नाम सामने आए। अब जब वो नकल अध्यादेश बना तो उसमें बजाय उनके कि जिन्होंने नकल करवाने में, पेपर लीक में जो बड़े मठाधीश हैं, उनको गिरफ्त में लेने के बजाय उस नकल कानून का दुरुपयोग किसके खिलाफ किया, कि जिसने, ये बच्चे ने ये कह दिया कि मुझे शक हो रहा है कि ये सील टूटी है पेपर की, और कहीं मुझे शक हो रहा है कि कहीं ये पेपर लीक तो नहीं हुआ। उसी के खिलाफ नकल अध्यादेश कानून का सबसे पहले दुरुपयोग किया गया, जिससे कि कल कोई नकल के खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठा पाए या पेपर लीक के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा पाए। तो मैं सोचता हूँ कि अब वो ये दिखा के कि मैं गांव में पैदल जा रहा हूँ, अरे भाई, आपकी पकड़, आपकी जो अफसरशाही है, जब वो आपके आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, धरातल पर योजनाओं को नहीं कर पा रहे हैं। मैं आज किसी भी विधानसभा क्षेत्र में देख लो, मैं कोटद्वार से विधायक था, मंत्री था, मैंने अपने समय में 4 योजनाएं शुरू की थी, और लड़के मैंने प्रदेश से लेकर और दिल्ली तक उनकी लालडांग चिलखाल 70% सड़क, वाइल्ड लाइफ बोर्ड से परमिशन थी, राज्य सरकार से एस्टिमेट था, PWD ने टेंडर किया था, काम चल रहा था। अब अच्छी पैरवी न करने के कारण आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। पाखरो टाइगर सफारी, जो केवल कोटद्वार के लिए नहीं, पौड़ी जिले के लिए नहीं, गढ़वाल के लिए नहीं, उत्तराखंड के लिए नहीं, देश के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो देश के, उत्तराखंड के और देश की आमदनी को बढ़ाने में पूरी दुनिया के वाइल्ड लाइफ प्रेमी, टाइगर प्रेमी वहाँ आते, और उससे पूरे देश को और प्रदेश को और कोटद्वार को एक बहुत बड़ा फायदा होता। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में नियमानुसार टाइगर सफारी स्वीकृत हुई, वाइल्ड लाइफ बोर्ड से स्वीकृत हुई, नेशनल बोर्ड से स्वीकृत हुई, विधिवत राज्य सरकार से उसका शासनादेश जारी हुआ। लेकिन कुछ तथाकथित एनजीओ और जो अपने आप को उत्तराखंड के विरोधी हैं, जो उत्तराखंड के विकास की तरक्की में बाधक हैं, हम लोग जिन्होंने गांव में रहकर घास काटा है, लकड़ी काटी है, जंगली जानवरों को सामना हमने हमेशा किया है, हम लोग हितैषी नहीं हैं। और वो लोग हितैषी हैं जो दिल्ली में बैठकर उत्तराखंड के पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं, जिनको ये नहीं मालूम कि उत्तराखंड में अगर आज टाइगर की संख्या अधिक है, हाथी की संख्या अधिक है, हिरणों की संख्या अधिक है, जैव विविधता अधिक है, तो इसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हमने बहुत बलिदान इस जैव विविधता को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के लोगों ने दिया है। आज वो टाइगर पाखरो सफारी भी, उस पर भी स्टे हो गया। मेडिकल कॉलेज भी खड्ड में चला गया, बंद हो गया, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। सेंट्रल स्कूल मैंने ज़मीन से लेकर सारी रिपोर्ट पॉजिटिव बना के, केवल वो कैबिनेट में जाना है भारत सरकार, और जियो निकलना और कोटद्वार में सेंट्रल स्कूल शुरू हो जाना है। आज वो भी उस पर भी बात नहीं हो रही, 1 साल हो गया, उस पर भी बात नहीं हो रही है। तो जो मैंने कॉर्बेट के गेट कोटद्वार के रास्ते खुलवाए थे, वो सारे बंद हो गए। तो ये मैंने एक विधानसभा की बात की। ऐसी स्थिति आज पूरे उत्तराखंड में है, विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, रोजगार की बात कर रहे हैं तो लाठियां बाजी जा रही हैं। अरे अच्छा होता जिस अधिकारी ने सबसे पहले लाठियां चलाई, किसके आदेश पर लाठियां चली, नित्य लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात करने वाले बच्चों पर किसने लाठी भाजी, किसने गलत मुकदमा दर्ज किया? उन अधिकारी, उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो अब आज
अगर कोई धाकड़ इस बात के लिए धाकड़ है कि नौजवानों पे नवयुवकों पर लाठी भाज रहा है, तो भाई मुझे फिर इस पे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर उत्तराखंड के लोग ऐसे व्यक्ति को धाकड़ कह रहे हैं या उत्तराखंड के लोग ऐसे व्यक्ति को, ऐसी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं कि जो नौजवानों, बेरोजगार नौजवानों पर लाठियां भाजने का काम कर रहे हैं, मैं कभी कभी देखता हूँ सोशल मीडिया में कुछ लोग इतने कुछ लोग मेरे लिए लिख देते हैं कि हरक सिंह जी ने क्या काम किया। अरे अगर आपकी जानकारी नहीं है, आपकी नॉलेज नहीं है, जीरो है, तो कम से कम ऐसा झूठा तो मत लिखो। दून मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? रुद्रप्रयाग जिला किसने बनाया? चंपावत जिला किसने बनाया? बागेश्वर जिला किसने बनाया? उधम सिंह नगर जिला किसने बनाया? ऋषिकेश तहसील किसने बनाई? विकासनगर तहसील किसने बनाई? श्रीनगर तहसील किसने बनाई? घनसाली तहसील किसने बनाई? जखोली तहसील किसने बनाई? गैरसैंण तहसील किसने बनाई? कुमाऊं में कपकोट तहसील किसने बनाई? किरसू को पर्यटन नगर के क्षेत्र में, नौकुचिया ताल को पर्यटन नगर के क्षेत्र में कौन लाया? आज कौड़िया से लेकर ऋषिकेश तक रिवर राफ्टिंग होता है, लाखों लोग रिवर राफ्टिंग करते हैं। ये किसके देन है? हरक सिंह के देन है। जब मैं 91 में पर्यटन मंत्री था, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि साहब हरक सिंह जी ने क्या किया। अरे उत्तराखंड में मैं जब रेवेन्यू मिनिस्टर रहा, कर्नाटक के बाद और पंजाब के बाद तीसरा प्रदेश था जिसने कि अपने खाता खतौनी को कंप्यूटराइज किया है। आज अगर तहसील में जाते हो, अगर खाता खतौनी को कंप्यूटराइज के रूप में आपको मिलती है, ये प्रोजेक्ट हरक सिंह रावत लाया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चाय बागान लगाए उत्तराखंड में। और कुछ, मैं फॉरेस्ट मंत्री के रूप में बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। देहरादून में डियर पार्क सब लोगों ने देखा था। क्या था डियर पार्क? आज जो जू मैंने बनाया है, आप जाके देखो कि क्या बनाया है। तो जो लोग, मैं जिस विभाग में रहा हूँ, रेशम विभाग का मंत्री रहा, तो सैलाकुई में रेशम, पहली बार उत्तराखंड में रेशम का काम हुआ। मैं उद्यान मंत्री रहा तो पहली बार उत्तराखंड का सेब हमने फेस्टिवल लगाया। मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में उत्तराखंड के सेब को, उत्तराखंड के एप्पल को पूरे देश में एक पहचान देने की काम किया। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का काम उत्तराखंड में किया। मैं राजस्व मंत्री रहा तो 850 पटवारी चौकियों के लिए आडवाणी जी उसमें गृह मंत्री थे, उनसे पैसा लेके आया, मोटरसाइकिलें लेके आया, जिप्सियाँ लेकर आया, राजस्व पुलिस का आधुनिकीकरण किया। तो कई बार मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में जो नए बच्चे हैं, जो जिनको जानकारी नहीं होती है कि हमने काम किया है, और पिछले 30-35 सालों में अगर काम देखेंगे तो पूरे उत्तराखंड में, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लाखों लोगों पर व्यक्तिगत रूप से, मैं लखनऊ में मेरे घर पे कोई आता रहा हो, किसी का कोई काम होता था किसी मंत्रालय में, मैंने कभी ये नहीं देखा बीजेपी का आदमी है, कांग्रेस का आदमी है, कभी कोई मेरे पास आया काम लेके और उसकी समस्या जायज़ होती थी। अब हरिद्वार से चुनाव लड़ने की तो मैं आज सोच रहा हूँ ना, लेकिन हरिद्वार के लोग मेरे पास आते थे। ये संजय चोपड़ा उस समय ठेली और उनका अध्यक्ष था, उनको पार्किंग नहीं मिलती थी, सब्जी की ठेली लगाने वालों को, खोमचे लगाने वालों को कहीं जगह नहीं मिलती थी। तो मैंने लड़ाई लड़ी और उनको अधिकार दिलाया, उनको लाइसेंस की व्यवस्था करवाई। टैक्सी यूनियन वालों को, हरिद्वार की टैक्सी यूनियन वालों को टैक्सी खड़े करने के लिए जगह नहीं होती थी, तो उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था मैंने डीएम से उस समय लड़ाई लड़कर और उनको पार्किंग की व्यवस्था मैंने की। तो उस समय तो ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं हरिद्वार से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैंने उस समय भाई अगर हम किसी की भलाई कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, कोई हम पे आएगा और हमारे फ़ोन करने से, हमारे लिखने से, अधिकारी को बुला के कहने से अगर किसी का भला होता है तो हमने करने का काम किया है। और मैं हर चीज़ को वोट की राजनीति से भी नहीं देखता हूँ। मैं देखिए बहुत सारे काम ऐसे हैं कि ठीक है, हम सन्यासी नहीं हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, वोट भी चाहिए हमको, तो जब चुनाव आएगा तो वोट की राजनीति करेंगे।
लेकिन मैं बहुत सारे काम केवल चुनाव के लिए, वोट के लिए नहीं करता हूँ, मन की खुशी के लिए करता हूँ। जिस काम को, अब दून मेडिकल कॉलेज मैंने बनाया तो आज हरक सिंह को थोड़ी फायदा हो रहा। मुझे याद है कि विजय बहुगुणा चीफ मिनिस्टर थी, मनीष चौहान मेरे सेक्रेटरी थी, सब लोग विरोध कर रहे थे कि नहीं भाई दून मेडिकल कॉलेज बना क्या फायदा होगा। आज कोरोना में दून मेडिकल कॉलेज ने सबसे अधिक इलाज जो है, चाहे टेस्टिंग हो चाहे इलाज हो, आज उत्तराखंड में दून मेडिकल कॉलेज ने किया। आज दून मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे बेहतर सेवा दे रहा है। नर्सिंग काउंसिल गठित नहीं थी, मैंने नर्सिंग काउंसिल गठित कराई। पैरामेडिकल काउंसिल नहीं थे, मैंने पैरामेडिकल काउंसिल गठित कराई, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई। तो और मैं आपदा प्रबंधन मंत्री था। ये जो आज जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन केंद्र दिखाई दे रहे हैं, ये इसको मैंने तिवारी जी से कहकर इसको स्वीकृत कराया था और भारत सरकार से आडवाणी से इसके लिए पैसा लाया था कि जिससे कि जिला स्तर पर कोई भूकंप आए, कोई आपदा आए तो जिला स्तर पर ये काम दिखाई दे। तो हमने मतलब पिछले 30-35 साल में केवल एमएलए और मिनिस्टर बनने के बाद, और उससे पहले छात्र राजनीति में, गढ़वाल विश्वविद्यालय के शिक्षक राजनीति में, कोई आंदोलन, उत्तराखंड का आंदोलन में मैं एक उनसे पूछना चाहता हूँ जो लोग आज, हो सकता है कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई मंत्री बन गया हो, कि लखनऊ के विधानसभा के अंदर सबसे अधिक उत्तराखंड की लड़ाई किसने लड़ी? आज मुलायम सिंह इस दुनिया में नहीं है। वहाँ उस समय जो उस समय के लोग थे, जो विधायक थे, उनसे पूछेगा कि हरक सिंह ने कितना लड़ाई उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ी है। विधानसभा के सामने, दारुल सभा विधानसभा के सामने धरना दिया राज्य के लिए। लखनऊ में शहीद स्थल पर धरना दिया। लखनऊ में उत्तराखंड को लेकर बड़ी बड़ी रैलियां मैंने की। और दिल्ली के जंतर मंतर पर 1994 में मैंने धरना शुरू किया था। और जब राज्य बन गया, अटल जी ने राज्य दिया 2000 में, तब मेरा धरना खत्म हुआ है। मेरे जो जिसका मैं संयोजक था, जिसका मैं चीफ था, उत्तराखंड जनता मोर्चे का, उसका धरना मैंने राज्य बनने के बाद दिल्ली जंतर मंतर में ख़त्म किया। तो इस उत्तराखंड के लिए मैंने नहीं कार्ड बनाया राज्य आंदोलनकारी का, लेकिन जो उस समय के आंदोलनकारी थे, जिस दिन मुजफ्फरनगर कांड हुआ, जो लोग मुजफ्फरनगर के रास्ते दिल्ली जा रहे थे, लेकिन जो कोटद्वार के रास्ते मेरे नेतृत्व में दिल्ली गए, उनके साथ तो इससे बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि बिजनौर जिले में मुलायम सिंह और मायावती के ज़्यादा समर्थक थे। 19 पुलिस के बैरियर, रेलवे फाटक, गढ़मुक्तेश्वर पुल पे पुलिस ने जाम लगा रखा था अपने हाथों से। मैं उस समय के लोगों से पूछेगा, उनमें बहुत सारे बीजेपी में हैं, बहुत सारे कांग्रेस में हैं, बहुत सारे दूसरे राजनीतिक दलों में होंगे, कुछ इस दुनिया में नहीं है, कि वहाँ से जब मुजफ्फरनगर में इतनी बड़ी घटना हुई तो जो महिलाएं मेरे नेतृत्व में दिल्ली तक गई थी उत्तराखंड राज्य की रैली में, जब वो वापस पौड़ी आई तो पौड़ी में बस अड्डे पे जो जनसभा हुई थी, वहाँ महिलाओं ने भाषण दिया कि एक बाप हमारा हुआ है जिसने हमको पैदा किया, और एक बाप हरक सिंह है जिसने आज हमको बचाया है। तो इस राज्य के लिए हमने, हरक सिंह को कोई लोग सोचते हैं कि मैं ऐसी बिना संघर्ष के, बिना कुछ के मैं बन गया हूँ। इस प्रदेश के अंदर गढ़वाल विश्वविद्यालय की लड़ाई से लेकर, जब मैं 8वीं-9वीं में पढ़ता था, मैं हेमंत बहुगुणा के गांव के स्कूल, जो देगवालगढ़ स्कूल में पढ़ता था, तब 74 में मैं श्रीनगर की सड़कों पर, 8वीं का बच्चा था, तब जुलूस लेकर आया था श्रीनगर की सड़कों पर कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड विश्वविद्यालय दो। तब से लड़ाई लड़ रहे हैं इस उत्तराखंड के जन समस्याओं को लेकर। कितनी बार मैं जेलों में रहा हूं। कभी लोग कहते हैं भाई हरक सिंह तो जेल में रहा, अरे कोई चोरी करके जेल में रहा, कोई भ्रष्टाचार करके जेल में रहा। उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर, कभी गढ़वाल विश्वविद्यालय के वीसी के साथ लड़ाई हो जाए तो मुकदमा दर्ज हो जाता था, जेल चले जाता था। तो इस तरह कई बार हमने पूरा जीवन ही, मैं सोचता हूँ, जो हरक सिंह को जानते हैं बचपन से, उन्होंने देखा होगा कि मैं 3-3 दिन तक भूखा प्यासा रहा हूँ। कभी ऐसी स्थिति थी कि मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। मैंने हरिद्वार में, मतलब मैं माने मोदी जी की तरह तो नहीं कह सकता, कह रहा हूँ, लेकिन मैंने चाट
बस अड्डे पे चाट बेची है। मैंने लक्सर में साइकिल स्टैंड पे काम किया है। हमने गांव से जो है सब्जियां श्रीनगर बेचने आता था, तो हमने तो वो संघर्ष वो देखा है। हमने खेतों में हल भी लगाया, लकड़ी भी काटी, घास भी काटा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का कि आज हमने अगर उत्तराखंड बनाया था तो हमने इसलिए उत्तराखंड बनाया था कि शायद उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड के हित में योजनाएं बनेंगी, उत्तराखंड के लोगों का भला होगा। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है, देखिए ना रोजगार मिल रहा है, विकास भी अनियोजित विकास हो रहा है, उसके कारण आपदाएं आ रही हैं। क्योंकि हमारा विकास नियोजित तरीके से नहीं हो रहा है और उसका नतीजा है कि आज आपदाएं आ रही हैं, कहीं जोशीमठ में आ रही हैं, कहीं केदार घाटी में आ रही है। तो हमने उत्तराखंड को जो सही प्लानिंग होनी चाहिए थी, सही नियोजन होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं उसकी कमी आज भी उत्तराखंड में हमको दिखाई देती है। और आज मेरा बड़ा कभी कभी दुख होता है कि जब बच्चों पे लाठी चार्ज होता है, अरे भाई वो बच्चे क्या मांग रहे थे तुमसे? अगर वो सही बात कर रहे हैं और आप उन पर लाठियाँ बाज दो, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, उनको जेल भेज दो। आप किसी बच्चे को अगर आज जेल भेज रहे हो तो आपने उसको अपराधी बना दिया ना। आपने उसको कल सरकारी नौकरी में जाने लायक उसको नहीं छोड़ा आपने। कोई भी कानून अपराधी को अपराधी बनाने के लिए नहीं है, अपराधी को सज्जन बनाने के लिए। और यहाँ जो लोग सज्जन हैं, जो कह रहे हैं भाई ईमानदारी से एग्जाम कराओ, तुम उनको अपराधी बना लो, उन पर लाठियां बाज लो। ये कैसी सरकार है, कैसा लोकतंत्र है? मुझे बड़ा दुख होता है। अरे मैं भी मंत्री रहा हूँ 30-35 साल। लोग आते हैं, नाराजी व्यक्त करते हैं, गुस्सा करते हैं। मैं तो कई बार कुछ अधिकारियों के कई बार बहुत नाराजी हो जाती थी, लेकिन मैं बुरा नहीं करता था, किसी को डांट देता था, नाराजी व्यक्त करता था। लेकिन जब लिखने कलम से मारने की बात आती थी तो मैंने कलम से कभी किसी का नुकसान नहीं किया। लेकिन आज जिस तरह उत्तराखंड में जो हालात हैं वो बहुत अच्छे हालात नहीं हैं, और इसके लिए केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए था कि भाई क्या हो रहा है। अब विधानसभा में आप देख लो, 16 के बाद के लोगों को तो आपने वहां बैठा दिया, निकाल दिया बाहर। सबसे पहले जिसने गलत नियुक्तियां की हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। आपने अरे बच्चों ने तो कोशिश करनी थी ना नौकरी। अगर वो तुम्हारे पास आए हैं कि हमें नौकरी दे दो और तुमने दे दी नौकरी, तो उनकी क्या गलती है? सबसे पहले तुम्हारे जिसने गलत नियुक्तियां की हैं उसको सजा मिलनी चाहिए, तो उसके बाद इनको मिलती। और फिर 16 के बाद ही क्यों? तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह गुंडागिरी कर रहे हैं, अभी राजपुर रोड पे जिस तरह एक व्यक्ति को मैं देख रहा था वीडियो में, सोशल मीडिया में, तो मतलब ऐसा लग रहा कि अरे भाई सरकार में हो, आप पार्षद हो, आप भाजपा के कार्यकर्ता हो, तो क्या दूसरे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है क्या? क्या दूसरे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है क्या? केवल आप आज उत्तराखंड में केवल भाजपा के लोग जी सकते हैं क्या? देश के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग जी सकते हैं? आप अतिक्रमण हटाने के नाम पर, और अतिक्रमण मैं आज आपसे कह रहा हूं, सबसे पहले उनकी जांच वो ना जिन्होंने अतिक्रमण किया है, सब लोगों ने अतिक्रमण किया है। आप जो बेचारा कमजोर है, अकेला है, आप भीड़ को गुमराह करके अगर किसी को नुकसान कर रहे हो, और कौन तुम्हें कानून अपने हाथ में लेने की जिम्मेदारी दे रहा है? अगर ठीक है उसने नियम के विरुद्ध किया है तो नगर निगम करे ना, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है?
अगर कोई अतिक्रमण हटाना है तो कोई मंत्री जाएगा क्या, विधायक जाएगा क्या, पार्षद जाएगा क्या, अध्यक्ष जाएगा क्या, क्यों जाएगा भाई? तुम एक बोर्ड में पास करो, अपने बोर्ड में पास करो कि सब अतिक्रमण नगर निगम की जमीनों पे सब अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, और एक तरफ से हटाओ, कौन रोकेगा? लेकिन तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं है। जनप्रतिनिधियों को अतिक्रमण हटाने में जाने की क्या जरूरत है, मुझे आप बताओ। अभी जोगीवाला में या कई जगह अतिक्रमण हटता है, तो कोई अधिकारी जाता है क्या? नहीं, कोई मंत्री और कोई विधायक जाता है क्या मौके पे, या पार्षद जाता है क्या? अधिकारी जाते हैं, नगर निगम जाता है, एमडीडीए जाता है, जिला प्रशासन जाता है, ये काम उनका है। अब क्यों आप क्यों जा रहे हो? मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूं, लेकिन आज उस व्यक्ति के साथ हमारी सहानुभूति है। आप क्या ऐसे कर सकते हो किसी के साथ ऐसा? अब क्या कह रहे हो कि साहब ये तो इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, लाख उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो। मैं तो कह रहा हूं उसके खिलाफ 365 मुकदमे दर्ज हैं, आप तो 8 कह रहे हो। तो इसका मतलब आप उसको मार डालोगे, उसके लिए कानून है ना, पुलिस करे काम। अगर वो अपराधी है, अगर उसने मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं, तो फिर तो जुडिशरी और न्यायपालिका बेकार है। मतलब ठीक है, किसी ने कोई अपराध किया तो उसको सजा देने की एक प्रक्रिया है ना। आपका इसका मतलब संविधान पे भरोसा नहीं है, आपका न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। आप न्यायपालिका के माध्यम से उसके खिलाफ चालान करो, उसके खिलाफ न्यायपालिका के माध्यम से आदेश पारित कराओ, उसको जो कानून के दायरे में जो सजा न्यायपालिका देगी वो सजा मिलेगी। आप कौन हो तो सजा देने वाले? आप ये तो उत्तर प्रदेश की तरह बात होगी कि साहब में जमीन में मिला देंगे, मिट्टी मिला। अभी कौन हो तो तुम मिट्टी मिलाने वाले? आप कहो कि हाँ हमारी सरकार अपराधियों को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन सजा देने का काम किसी मुख्यमंत्री, किसी मंत्री का, किसी विधायक को, किसी पार्षद को नहीं है। सही है गलत है इसका काम न्यायपालिका करेगी, रिपोर्ट दर्ज करने का काम पुलिस करेगी, कोर्ट में मामला भेजने का काम पुलिस करेगी। सही है गलत है ये न्यायपालिका करेगी। हम तो खुद ही कार्यपालिका भी बन गए, विधायिका भी हम ही हो गए, कार्यपालिका भी हम ही हो गए, न्यायपालिका भी हम ही हो गए। खुद ही निर्णय ले लिया कि इसने अतिक्रमण कर दिया, खुद ही अतिक्रमण हटा देंगे, खुद ही पीट देंगे, खुद ही उसको सजा भी दे देंगे। तो इसका मतलब आपका संविधान पे भरोसा ही नहीं है, आपके देश के कानून पे भरोसा नहीं है आपको। तो आप सभी ने सुना कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी ने हर विषय को लेकर अपनी बात रखी। और एक और ये चीज़ जो मंत्री जी ने आज कही है, कुछ जो युवा हैं वो जिस तरीके से कमेंट जब करते हैं, जिन्हें पहला नहीं पता होता, जिन्होंने अभी आकर फेसबुक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने शुरू किए हैं, वो आरोप बड़ी आसानी से लगा देते हैं कि आपने उत्तराखंड के लिए क्या किया है। लेकिन आज जो दर्द मंत्री जी की आंखों में था और जो कुछ इन्होंने बयां किया है, वो सच में बताता है जिस व्यक्ति ने काम किया होता है वो उंगली पर उन कामों को गिनवा देता है। उन्होंने मुँह जुबानी सब कामों को गिनवाया है। और उसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है, जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं बेबाकी के लिए, उन्होंने आज उसी तरीके से बात की है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। धन्यवाद।